नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 4 सितंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज़ है संस्कृत एज अ नेशनल लैंग्वेज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला गया था, उसके बारे में हम जानेंगे जो हमारे जीएस के फर्स्ट पेपर को टारगेट करती है, इंडियन कल्चर से संबंधित है। एस्से राइटिंग में हमारी ये काफ़ी मदद कर सकती है और प्रीलिम्स पेपर को भी टारगेट करती है। दूसरी हम पढ़ेंगे एक एक्ट के बारे में जो है यूएपीए के बारे में, जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करते हुए इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। तीसरा हम जानेंगे एक मेडिसिनल के बारे में जो अभी भारतीय गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें और करंट अफेयर से जो भी आपका अप टू डेट सभी चीज़ें चल रही हैं उनसे अप टू डेट रह सकें। पहली न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्ली है संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने के लिए, इसको डिसमिस कर दिया है। देखिए, ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में इसलिए डाली गई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन दे दे ये नोटिफाई करते हुए कि संस्कृत को एज अ नेशनल लैंग्वेज घोषित किया जाता है, लेकिन बजाय सुप्रीम कोर्ट ने प्ली भी डिसमिस कर दी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके साथ साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर, कोर्ट रूम में नहीं। तो जो पेटिशनर है, जो लॉयर हैं इसके, उन्होंने कहा है कि ये एक मदर लैंग्वेज है और उन्होंने रिपीटेडली जो ओरिएंटल स्कॉलर हैं सर विलियम जेम्स, उनकी स्टडी के बारे में, जो उनकी एंशंट लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी रही है उसके बारे में उन्होंने बार बार आगा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि ये मदर लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज से और कई भाषाओं का जन्म हुआ है, तो इसलिए संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए, लेकिन उनकी इस अपील को खारिज कर दिया गया। नेशनल लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है। तो देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार एक्टर्स जैसे ट्वीट कर देते हैं लैंग्वेज के इश्यूज़ के बारे में, पॉलिटिशियंस को झगड़ते हुए देखा होगा। साउथ के लोग हैं उनकी तरफ से आपने ये सुना होगा कि हिंदी को प्रमोट किया जाता है और हिंदी को कहा जाता है एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो जो साउथ के लोग हैं वो इस चीज़ के लिए ऑफेंड हो जाते हैं और ये सही है। देखिए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई भी लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया है, तो फिर हिंदी को हम एज आ जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं और मोस्टली जगह ऐसा कहा जाता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ये गलत है कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन हिंदी के लिए अब देखिए, अब हिंदी का स्टेटस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज़ की जाएगी ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। और इंग्लिश को कहा गया है कि इंग्लिश जो है 15 साल के लिए यूज़ की जाएगी इन ऑफिशियल पर्पसेस। उसके बाद एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 के अंदर, वो इसलिए आया गया था क्योंकि 15 साल पूरे हो गए थे और इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए ये एक्ट लाया गया था इन 1963। उसके बाद एक आर्टिकल है 351 जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हिंदी को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद अब देखिए, इसके अंदर कुछ जानकारी, जैसे अभी इन्होंने जो केस डाला था उन्होंने बार बार स्टडी के बारे में कहा था सर विलियम जोन्स के। अब सर विलियम जोन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सर विलियम जोन्स एक ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट हैं और एक ज्यूरिस्ट हैं। इन्होंने हेलो एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की है। ये काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस के जानकार रहे हैं। अपने जीवन के अंत तक ये 28 भाषाओं के जानकार हो चुके थे, जिसके अंदर चाइनीज़ भी इंक्लूडेड है। चाइनीज़ को वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनाई थी टू एनकरेज ओरिएंटल स्टडीज़, भाषाओं की पढ़ाई से संबंधित उसको एनकरेज करने के लिए इन्होंने ये
एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी बंगाल में, और इनका कहना था कि जो संस्कृत है वो मदर लैंग्वेज है और संस्कृत से ही संबंधित है लैटिन भी, ग्रीक भी, और बाद में उन्होंने कई सारी लैंग्वेज इससे जोड़ी थी जिसके अंदर जैपनीज़ और कोरियन भी आती है। तो इस बिना पर ये जो लॉयर हैं इन्होंने ये पिटीशन डाली थी जो इनकी खारिज हो गई है। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए सर विलियम जोन्स, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए हिंदी का स्टेटस, हिंदी से संबंधित आर्टिकल, जितने भी एक्ट्स अब तक लैंग्वेज से संबंधित आए हैं वो सभी एक्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड रहा है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अलग अलग मुद्दों पर जो लैंग्वेज से संबंधित आज तक रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं उन्हें कंटिन्यू टारगेट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज जब से आर्टिकल 370 हटा है, जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी नज़र बनाए रखी हैं उसकी सिचुएशन के ऊपर। तो ये अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक अपना रिकॉर्ड के अंदर कहा है कि लगभग 60 इंस्टेंसेस हुए हैं, 60 ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जिनके अंदर जर्नलिस्ट और जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके स्पेशल स्टेटस, जो जब से ये स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, तब से ऐसे 60 केसेस, कम से कम 60 केसेस आ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मात्र। अब देखिए इसके अंदर ये किस लॉ के अंदर आते हैं जिसके अंदर जर्नलिस्ट को या फिर एक्टिविस्ट को रोका जाता है। इसके अंदर यूज़ किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA। एक कंटिन्यूइंग पैटर्न के अंदर उन्होंने कहा है कि उन्हें अरेस्ट किया जाता है अंडर वन लॉ और उन्हें जो बेल दी जाती है उसके बाद दोबारा री अरेस्ट कर लिया जाता है ऑलमोस्ट इमीडिएटली अंडर दिस एक्ट, अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट क्या है? ये एक एनहेंसमेंट है टाडा का, जो आपने टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, तो ये उसी का एक एनहेंसमेंट एक्ट है। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली है क्या। देखिए ये एक लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में फाउंड की गई थी, और ये ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखती है कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइज़ मिला था 1977 में फॉर इट्स डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर। यूनाइटेड नेशनल प्राइज़ मिला था इन्हें इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1978। तो काफ़ी जानी मानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन गवर्नमेंटल है, जो लोगों के ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन कहीं नहीं हो रहा है इस चीज़ का ध्यान रखती है। अब UAPA अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में हम जानते हैं। देखिए ये एक्ट एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये ग्रांट अप्रूव करने के लिए कि जो प्रॉपर्टी है या अटैचमेंट है किसी भी केस से संबंधित, अगर किसी के ऊपर NIA कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उनके पास अधिकार है कि वो उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं उस केस से अटैच करके। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं फ़िलहाल वो दिनकर गुप्ता जी हैं। और देखिए ये जो एजेंसी है ये वर्क करती है एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पर भारत के अंदर, और इसे इस्टेब्लिश किया गया है NIA एक्ट 2018 के अंदर। अब ये जो है इसके अंदर ये एक्ट अंडर दिस UAPA अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये एक्ट एम्पावर करता है NIA के एक ऑफिसर्स को, मेनली जो इंस्पेक्टर की रैंक रखते हों या उससे अबव हों, कि जब भी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं इन केस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय DSP और ASP और अबव रैंक ऑफिसर्स,
अगर कोई डीएसपी या एएसपी या उससे अबव रैंक का ऑफिसर किसी भी ऐसे इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी टेररिज्म के केस को, तो उनके पास अधिकार है वो किसी की प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं, वो किसी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट भी घोषित कर सकते हैं। ये अधिकार एनआईए को दिया गया है अंडर दिस एक्ट। तो इसके अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा दिए गए कोई भी अगर कहीं ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन के बारे में जो इनकी रिपोर्ट्स आती हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एनआईए की वर्किंग। और यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए देखिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं 370 आर्टिकल, क्योंकि इस रिपोर्ट से इसके बारे में इसको रिवोक किया गया है, इसके बाद क्या इशू रहे हैं, इससे पहले किस तरीके से मैनेज किया जाता था, ये सभी चीज़ें यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। थर्ड न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी अनाउंस किया है कि एक साइंटिफिक कंप्लीशन हुआ है एक मेडिसिन का जिसका नाम है सर्वावैक, जो इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। ये प्रिवेंट करती है सर्वाइकल कैंसर को। देखिए सर्वाइकल कैंसर के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर है, सबसे कॉमन बीमारी है दुनिया की, सेकंड सबसे कॉमन कैंसर है ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में कहा जाता है। इंडिया के अंदर नियरली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर डेथ होती हैं डिस्पाइट बीइंग लार्जली प्रिवेंटेबल, जिसके अंदर बहुत सारे जो केसेस हैं उनके अंदर इसको प्रिवेंट कर लिया जाता है, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया की 1/5 जो फेटेलिटी है डेथ्स हैं वो इंडिया के अंदर होती हैं। और मेन कारण क्या है सर्वाइकल कैंसर जो है वो होता किस वजह से है? ये होता है ह्यूमन पापिलोमा वायरस की वजह से। अब ये जो ह्यूमन पापिलोमा वायरस है ये क्या है? ये एक मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो मेनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है। देखिए कुछ टाइप इसके ऐसे हैं जो वैक्सीन से ठीक हो जाते हैं इस HPV वायरस के, लेकिन उसके अंदर ट्रीटमेंट हेल्प करती है। अगर आपका जो कंडीशन है वो अनक्योरेबल हो चुकी है तो ट्रीटमेंट हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन वो टोटली क्योर्ड नहीं है। ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, ये आपको कई सालों तक भी रह सकता है, हो सकता है कि ये 2 सालों तक आपको रहे और फिर खुद से ठीक हो जाए, या फिर ये लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकता है मदर से बेबी को। उसके बाद देखिए अब पता कैसे चलेगा कि आपको HPV वायरस है? होता क्या है कि जैसे आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद ये एक इन्फेक्शन की तरह फैलता है जो मोस्टली जेनाइटल पार्ट्स तक ही सीमित रहता है, और ये मेनली जेनाइटल वॉर्ड्स के रूप में होता है, जिसमें 9 out of 10 टाइम्स ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, जिसके अंदर ये लगभग 2 साल तक लेता है कभी कभी कुछ केसेस के अंदर ठीक होने के लिए। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता है तो ये अनक्यूरेबल हो जाता है और इसके बाद ये बन जाता है सर्वाइकल कैंसर के रूप में, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अब ये पता कैसे चलता है कि ये आपको HPV वायरस है? तो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में ये एक स्मॉल बम्प्स के रूप में उभरता है। कई बार वो एक छोटा दाना भी हो सकता है और कई बार वो बम्प कोई ग्रुप में भी हो सकते हैं आपके जेनाइटल एरिया के पास। इंडिया के अंदर 1/5 ग्लोबल बर्डन है इसकी डेथ्स का। अब देखिए वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि जो वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन बनाई गई है ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और ये मेनली इफ़ेक्टिव है तब जब इसको लगाया जाए उससे पहले कि जो बच्चे हैं वो पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ये दवाई लग जानी चाहिए, तब इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये दोबारा नहीं होगी। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही इस मेडिसिन को यूज़ कर लिया जाता है तो इस डिज़ीज़ को क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको डिज़ीज़ हो चुका है तब ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें मदद मिले। देखिए लेकिन ये पूरी तरीके से क्योरेबल नहीं है। जो आपको इसके अंदर मेडिसिन लगाई जाती है वो बच्चों के अंदर 2 मेडिसिन लगाई जाती है बिफोर दे टर्न, एक ऐसी एज में वो आए जिसके अंदर जो सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं, उससे पहले उनको 2 डोजेज लगती हैं। और जो लोग
एक एज से ऊपर हो चुके हैं उनको इसके अंदर 3 डोजेस लगती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही आपकी वीडियो ऑनलाइन आती है आप अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें, करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहें। थैंक यू, नमस्कार।